जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लांजी बालाघाट मार्ग पर दुलापुर के पास बलेनो कार व मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने सामने की सीधी टक्कर। मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से हुई घायल। उकवा पुलिस की तत्परता से अपहृत 2 नाबालिग बच्ची राजस्थान जाने से बची। दोनों नाबालिग बच्ची को बालाघाट बस स्टैंड से किया गया दस्तयाब। अपहरण करने के आरोप एक महिला और उसके पति हुआ गिरफ्तार। प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक से वरिष्ठ महिला अधिकारी का मोबाइल हुआ गुम। वरिष्ठ महिला अधिकारी ने कोतवाली में शिकायत कराई दर्ज। जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी बैठक में थे उपस्थित। पांचवी 8वीं बोर्ड के रिजल्ट में सर्वर बना रोड़ा। बच्चों के सर्वर में नहीं दिख रहे हैं नाम। 8 मई के बाद कभी भी घोषित हो सकते हैं रिजल्ट। बैयर रोड बंजारी घाटी में सीमेंट की बोरियों से भरा ट्रक ब्रेक फेल होने से रोड किनारे चट्टान से टकराया। ट्रक चालक और मालक हुआ घायल। घायल ट्रक चालक को गोंदिया किया गया रेफर। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस पर फायरमैनों का नहीं हुआ सम्मान। संसाधनों की कमी से जूझ रहा बालाघाट नगर पालिका का फायर विभाग। गर्मी आने के साथ ही शहर में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ जाती है, लेकिन उन पर काबू पाने के लिए नगर पालिका के पास न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही मैन पावर। लाखों की आबादी वाले बालाघाट शहर और आसपास के 50 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र और उससे लगे हुए खेतों को आग से बचाने की जिम्मेदारी उठाने वाली नगर पालिका के पास मात्र 3 फायर ब्रिगेड है। दम तोड़ती फायर ब्रिगेड सालों पहले खरीदी गई थी। तेज रफ्तार आवागमन में पुराने फायर ब्रिगेड से दुर्घटना होने का डर भी बना रहता है। आग बुझाने के लिए ट्रेड फायर वर्कर भी नहीं है। ड्राइवर व क्लीनर ही आग बुझाने का काम करते हैं। दमकल कर्मियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए फायर सेफ्टी के कोई संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। आपको बताएं कि हर वर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है ताकि उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जो दूसरों को बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डालते हैं। यह दिन उन लोगों की सराहना का एक अवसर होता है जो बहादुरी और निस्वार्थ की भावना से समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज बालाघाट नगर के फायरमैन लोगों का किसी भी सामाजिक संगठन हो या फिर जिला प्रशासन के द्वारा किसी ने भी सुध नहीं ली। फायरमैन महेंद्र मेश्राम बताते हैं कि उन्हें 24 वर्ष नगर पालिका के फायर ब्रिगेड विभाग में कार्य करने के लिए हो गए हैं। वे जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। पहले ट्रेनिंग में उन लोगों को भेजा जाता था। अब 10 वर्ष शासन के द्वारा उनके लिए कोई ट्रेनिंग आयोजित नहीं की गई। उन्हें प्रशिक्षण की बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि हर आग की परिस्थिति से निपटना फायरमैन का काम है। आग बुझाने जाते समय उनके पास कोई फायर सेफ्टी किट नहीं है। पहले तो उन्हें बोलने पर मिल जाती थी, अब तो पता रहने पर भी उपलब्ध नहीं हो पाती। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी उनके द्वारा कोई सुध नहीं ली जाती। मेरे को करीब 24-25 साल हो गए ड्यूटी करते। बताइए कैसा था पहले इसमें संसाधनों की किस तरीके थे यहाँ पे? संसाधन थे कि नहीं यहाँ पर? थे संसाधन थे। क्या क्या था पहले? पहले वो इशू सब थे मगर ये नहीं था, किट वगैरह नहीं थी और अभी भी नहीं है। और गाड़ियाँ तो अभी सब चालू है, पूरी गाड़ियाँ चालू है। अपने पास पर्याप्त 4 गाड़ी है चालू है। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर? यहाँ का अभी 32 कर्मचारी। पुराने सीनियर कितने हैं यहाँ पर? यहाँ सीनियर है कम से कम 10-11 और बाकी सभी पूर्वाधिक जूनियर हैं ये। अच्छा, जैसे आप लोग फायर सेफ्टी का काम करते हैं तो क्या ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेते हैं? क्या डिप्लोमा वाले रहते हैं? हाँ, कुछ डिप्लोमा वाले भी हैं यहाँ। कितने डिप्लोमा वाले हैं यहाँ? 10 लोग हैं डिप्लोमा वाले। 10। बाकी ट्रेनिंग में गए हैं पहले भी यहाँ से। अभी ट्रेनिंग होती कि नहीं होती आप लोगों की? अभी तो नहीं, पहले होती थी। भोपाल भी गए ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग हुई कि नहीं अभी?
अभी नहीं हुई है, कब से नहीं हुई ट्रेनिंग? अभी करीब करीब दमकल वाहन चालक इमरान खान बताते हैं कि नगर पालिका के पास आग पर काबू पाने के लिए 3 वाहन हैं, 2 वाहन चालू है, एक छोटा रेस्क्यू वाहन है। एक वाहन की और बहुत ज़रूरत है क्योंकि 2005 का खरीदी किया गया हुआ एक दमकल वाहन है जो कभी भी खराब हो सकता है। समय पर गाड़ियों का इंश्योरेंस होना चाहिए, सभी कर्मचारियों का बीमा होना चाहिए, प्रशासन के द्वारा हमें सेफ्टी किट मिलनी चाहिए। यहाँ पर तो संसाधन की कमी है, हर समय हमें जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाना पड़ता है। 19 साल 19 साल हो गए। अच्छा ये बताइए किस चीज़ की कमी है यहाँ पे अभी? यहाँ पर एक वाहन की ज़रूरत है नए, क्योंकि एक वाहन पुराना हो गया 2005 का, वो कभी भी राइट ऑफ हो जाएगा, और 2 वाहन चालू है और एक छोटा रेस्क्यू वाहन चालू है। एक वाहन की ज़रूरत है, एक वाहन है। हाँ नया। और किस चीज़ की कमी है यहाँ पे? यहाँ पर वही थोड़ा ध्यान देना चाहिए समय समय पे, इंश्योरेंस गाड़ी का और फिटनेस जो भी कागजात जो समय समय पे साल भर में अवेलेबल कराते हैं वो कराना चाहिए। अच्छा कब से नहीं हुआ है तो ये जैसे इंश्योरेंस और ये साल भर में होते हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। और बीमा उमा होता है कि नहीं कर्मचारियों का? कर्मचारी बीमा नहीं है। तो आप लोगों ने किसी का नहीं हुआ क्या बीमा? इसी का नहीं बोले थे कुछ बीमा कराएं करके, लेकिन उनको ध्यान नहीं दिया। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बीमा होना चाहिए ना। कितना बहुत रिस्क काम करते हैं ना आप बहुत लोग। रिस्की काम। कैसा रिस्क होता है काम? रिस्की ऐसा है कि हमारे तो एक दो साथी, इसमें एक साथी तो ख़त्म भी हो गया 2004 में, फायरमैन। एक हादसा हुआ था कोसमी में, वो ख़त्म भी हो गया है। और कुछ छोटे छोटे दुर्घटना भी होती रहती हैं, कोई गिर गया पड़ गया, रात का समय, अंधेरे का समय, उसमें कुछ दिक्कतें आती है कभी। तो बीमा कब से नहीं हुआ आप लोगों का? आज तक नहीं हुआ ना, बीमा कहाँ हुआ है, समस्या हुआ ही जाती नहीं है। है। और हमारा वाहन चालक कल, वो छोटे गाड़ी वाला भी कल उसके साथ हादसा हो गया है। अभी उसका भी पता नहीं क्या, वो अपना क्या कर रहा है, अपने उससे कर रहा है, क्या कर रहा है। क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए थी प्रशासन के द्वारा आप लोगों को? वहीं फायर के कर्मचारी लोभराज बघेल बताते हैं कि अग्निशमन शाखा एक ऐसी शाखा है जो इमरजेंसी सेवाएं देती है, किसी भी समय कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में अपना कार्य करती है। हमारे कर्मचारी के साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है तो ना ही उसे दुर्घटना बीमा मिलता है और ना ही किसी योजना में लाभ मिलता है। 2004 में फायर कर्मचारी भोलापुरी गोस्वामी जी की कोसमी के अंतर्गत आग बुझाते समय छत से कुएं में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार को अनुकंपा नौकरी तो मिली, अगर उनका बीमा रहता या शासन की कोई योजना का लाभ मिलता तो आज उनके परिवार की परिस्थिति कुछ और रहती। उनके द्वारा मांग की गई कि अग्निशमन शाखा के सभी कर्मचारियों का बीमा होना चाहिए। वे लोग खतरे में जाकर अपना कार्य करते हैं। उनके द्वारा कई बार अधिकारियों का अवगत कराया गया, लेकिन उसके बाद भी किसी के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। कार्य तो नगर पालिका परिषद बालाघाट में। अच्छा ये बताइए जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो कुछ लाभ मिलता है कि नहीं मिलता आप लोगों को? देखिए क्या है, फायर सेफ्टी अग्निशमन शाखा ऐसी शाखा है जो इमरजेंसी सेवाएं रहती है, तत्कालिक ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिसमें कभी हमारे साथियों का, फायरमैन का या ड्राइवर का या गाड़ी का अकस्मात कोई घटना घट जाती है जिसका न दुर्घटना बीमा है न किसी प्रकार की सेफ्टी दी गई आज तक। क्योंकि हमारे साथी 2004 में भी एक भोलापुरी गोस्वामी जी कोसमी के अंतर्गत आग बुझाती समय में ही छत से गिर के कुएं में गिर गए थे और मृत्यु हो गई थी। खैर चलो अनुकंपा दे दिए, और अनुकंपा के साथ में उनकी यदि बीमा होता तो काश आज उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनको बीवी को बहुत सी ऐसी सुविधाएं मिल पाती जिससे उनका परिवार फल फूल गया होता। तो ऐसी परिस्थिति आज भी हमारे जो और अन्य साथी हैं, हम तो खैर सीनियर लोग हैं हमारे साथ, और जूनियर लोग भी हैं जिन्हें अभी बहुत सी ऐसी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, मालूम नहीं है। दुर्घटना ऐसी चीज़ होती है कब कहाँ कैसी घटना घट जाए ये किसी को बता के नहीं आती। तो अगर हम लोगों की, हमारे साथियों की, पूरे फायर के स्टाफ की यदि सेफ्टी हो, उसका इंश्योरेंस हो, तो भविष्य में आने वाली ऐसी जो घटना घटती तो उससे उसके परिवार, उसकी फैमिली, उसके बच्चों को एक सुविधा मिल जाए। ऐसी आज तक पहल हमारे द्वारा भी एक बार नहीं 10 बार की गई, लेकिन शायद हमारे बड़े जो अधिकारी लोग हैं या जो बैठे हुए हैं इस तरीके से यहाँ प्रशिक्षित है क्या नहीं फायरमैन? हाँ प्रशिक्षित है। देखिए क्या है, आप आज हम देखो 27-28 साल से हैं, तो हम तो एक ऐसा है कि कार्य क्षेत्र में कार्य करके अनुभवशील है। हमारे पास तो फिलहाल प्रशिक्षण का डिप्लोमा नहीं है, लेकिन अभी पिछले 10 सालों के अंदर हमारे यहाँ जो फायर में भर्ती की गई है तो इसमें 5, 8, 10, 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रशिक्षण
किया हुआ है उन्होंने और उनको डिप्लोमा लेकर के उनकी भर्ती की गई। तो प्रशिक्षण होता है कि नहीं होता विभाग की तरफ से? विभाग की तरफ से फिलहाल अभी प्रशिक्षण नहीं हुआ है। जब कुंभ लगा था, भोपाल कुंभ लगा था, उसी टाइम पे प्रशिक्षण हुआ था। भोपाल 2 महीने के लिए प्रशिक्षण में भिजवाया गया था, उसके बाद पुनः प्रशिक्षण के लिए यहाँ से दल नहीं भिजवाया गया। कमी है मतलब? तो देख लीजिएगा, वो प्रशिक्षण अगर है तो अनुभव होगा, प्रशिक्षण नहीं रहेगा अनुभव कम रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। क्या नाम आपका? योगराज बगला। जब इस विषय पर सहायक निरीक्षक कमलेश मानेश्वर ने बताया कि बालाघाट नगर पालिका के फायर विभाग में फायर सेफ्टी की कमी है। यहाँ पर 32 कर्मचारी कार्यरत है। एक शिफ्ट में 7-7 कर्मचारी रहते हैं। बावजूद उसके कि यहाँ पर संसाधन की कमी है। उनके द्वारा समय समय पर अधिकारियों को संसाधनों के लिए चर्चा भी की जाती है। 10 अतिरिक्त सेफ्टी शूट होना चाहिए ताकि हम लोग अपना काम निर्भय होकर कर सकें। क्या है अपने आप में, किस चीज़ की कमी है? अपने आप सेफ्टी की फायर सेफ्टी जो छूट रहता है उसकी कमी है अपने। क्या रहता है, कितने होना चाहिए? अपने पास कम से कम एक शिफ्ट में 7-7 लोग हैं तो कम से कम 5-5 तो सेफ्टी से होना चाहिए। और क्या किस चीज़ की कमी है? बाकी तो सभी है पर्याप्त। और गाड़ियों की क्या हाल है? गाड़ी तो चलती चालू है गाड़ियाँ। कितनी पुरानी गाड़ी और कितनी नई गाड़ी है अपने आप? जो पुरानी है, जो पहले लिए जब नहीं थे उससे पहले की गाड़ी है। बाकी गाड़ी चालू है। कितनी गाड़ियाँ अपने आप? अपने पास 3 बड़ी गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है। अच्छा, जिस हिसाब से क्षेत्रफल बड़ा है उस हिसाब से क्या लग रहा है कि गाड़ियों की कमी है या? तो गाड़ी अब बाजी की नगर पालिकाओं में भी है गाड़ी, तो हो जाता है कवर इतना। नहीं, फिर भी डिमांड तो किए होंगे आप लोगों ने? डिमांड तो मुख्य बता पाएंगे। नहीं तो डिमांड किए हैं क्या आप लोगों ने? हाँ, अपन ने नहीं, कार्यालय से वो होता है तो सब चीज़। अपन तो यहाँ से गाड़ी आग लग गई है जाना तो यहाँ से संचालन करते हैं। नहीं, फिर भी जिस हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है। जैसे वाराणसी में गाड़ी है, बैयर में गाड़ी है और अपना लांजी क्षेत्र में उधर भी गाड़ी है। उधर की गाड़ी लोग संभाल लेते हैं, इधर का जो एरिया है तो ये अपन लोग संभाल लेते हैं पूरा। अभी जैसे पुरानी गाड़ी अभी अपने पास में एक नई भी गाड़ी है, तो उस हिसाब से क्या एक और गाड़ी होना जरूरी है क्या? होना चाहिए। डिमांड तो किए होंगे ना? डिमांड तो अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी को होता है, अपन नहीं बता सकते ना। नहीं तो उनको तो लिख करके तो दिए होंगे ना? बता दिए। पुलिस लाइन बालाघाट में पदस्थ आरक्षक दीपक कुमार पिता झाम सिंह धुर्वे 25 वर्ष की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। दीपक कुमार मूल रूप से रामपुर थाना गढ़ी निवासी था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरक्षक दीपक कुमार पुलिस लाइन बालाघाट में पदस्थ था और वहां अपने परिवार के साथ ही पुलिस लाइन में ही रहता था। बताया गया कि 27 अप्रैल को आरक्षक दीपक कुमार की अचानक तबीयत खराब हो जाने पर उसकी पत्नी रतीनबाई ने उसे अपने गांव लेकर गई थी, जहां पर गांव के डॉक्टर से दीपक कुमार का इलाज करवाया गया। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर दीपक कुमार को 3 मई को जैन अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया था, जहां उसे गोंदिया रेफर किया गया था, किंतु दीपक कुमार की गोंदिया जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। इसके इलाज जिला अस्पताल बालाघाट लाई गई। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक आरक्षक का शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री से हरदीप सिंह डंग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक से एक महिला अधिकारी का मोबाइल गुम होने की शिकायत महिला अधिकारी के द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग का 4 मई को बालाघाट आगमन हुआ है। प्रातः लगभग 11 बजे कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी व पुलिस अधिकारी इस बैठक में सम्मिलित हुए थे। बैठक समाप्त होने के बाद जब अधिकारी बाहर निकले तब एक महिला अधिकारी के द्वारा अपना मोबाइल देखा गया तो उनका मोबाइल कहीं नहीं मिला, जिस पर उनके द्वारा तुरंत ही अपने नंबर पर कॉल किया गया तो नंबर बंद आया। उस पर महिला अधिकारी के द्वारा इधर उधर पता किया गया, फिर भी मोबाइल नहीं मिल पाया, जिस पर महिला अधिकारी के द्वारा उक्त मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वह प्रभारी मंत्री की जिला स्तरीय बैठक में कलेक्ट्रेट पहुंची थी। वह बैठक के दौरान उनका मोबाइल गुम हो गया है। सर, आज प्रभारी मंत्री जी की बैठक थी, उसमें से एक महिला अधिकारी का मोबाइल गुम होने की जानकारी है सर। देखिए, जो महिला अधिकारी हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि जो कलेक्ट्रेट में सभागार है और मीटिंग के दौरान मीटिंग के पश्चात एक मोबाइल उनका कहीं गुम हुआ। जो हमारी कार्रवाई होती है मोबाइल ट्रैकिंग के लिए IMEI सर्च करवाने की और बाकी साइबर के माध्यम से जो भी हम करवाते हैं वो सारी कार्रवाई कर दी गई है। अभी कुछ पता नहीं चला है, जैसे अगर कोई जानकारी मिलती तो उसको रिकवर किया जाए। सर, एक गुम हुआ या चोरी हुआ क्या कह सकते हैं सर प्रथम दृष्टिया? अभी अब
अब जहाँ तक ये बता रहे थे कि मीटिंग के बाद कहीं प्रेस वार्ता के दौरान उस टाइम बाहर निकल गए, तो हो सकता है गुमनाम ही बताएंगे। यहाँ प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग की जिला स्तरीय बैठक थी, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन के भी आला अधिकारी उपस्थित थी। ऐसी अहम बैठक व कलेक्ट्रेट के सभागार से एक वरिष्ठ अधिकारी का मोबाइल गुम हो जाना कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न करता है, जबकि यह बैठक जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ली गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन के भी आला अधिकारी उपस्थित थे। इस प्रकार की मोबाइल गुम होने की घटना कहीं न कहीं समझ के परे है। वाराणसी के रामपायली के बस स्टैंड में स्थित एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में 3-4 मई की दरमियानी रात्रि में अज्ञात 3 चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर जांच की जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 वाराणसी के हिमाचल नगर निवासी ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रामपायली में अपना मकान बनाया गया, जहां पर एक ऑटो पार्ट्स की दुकान का संचालन कर वे अपना व्यवसाय करते हैं। वे रोजाना ही वाराणसी से रामपायली आना जाना करते हैं। रामपायली में केवल उनकी दुकान का ही संचालन किया जाता है, वहीं मकान में कोई नहीं रहता। ऐसे में बीती रात कुछ अज्ञात चोरों ने उनकी दुकान में सेंधमारी करते हुए पहले उनके दरवाजे का ताला तोड़ा, फिर दुकान में घुसकर काउंटर व अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें चोरों के द्वारा काउंटर में रखे 2500 रुपये व अलमारी में रखे पूजा की पेटी, जिसमें करीब 50 से ज़्यादा चांदी के सिक्के व नकद रुपये थे, जिसे चोरों ने चुरा लिया। इस घटना की जानकारी सुबह मोबाइल पर मुनेश राणा के द्वारा दी गई। उनकी दुकान में मकान का ताला टूटा हुआ है, जिस पर वह तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में चेक किया गया तो इसमें 3 चोर नजर आ रहे। पुलिस ने उक्त मामले में ओम प्रकाश ठाकुर की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 380, 457 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच में लिया है। सवेरे को फोन आया 9 बजे मुनेश राणा का कि ठाकुर साहब तुम्हारा दरवाज़ा खुला हुआ है, रूम ताला पड़ा हुआ है, रूम टूटी हुई है। तो मैं जल्दी गया तो मेरे को 9 बजे फ़ोन आया। उसके बाद मैं चले गया 9:30 बजे पहुंच गया। उसके बाद देखा मैंने तो टूटा हुआ था। फिर नीचे भी जाके देखा, 2-4 लोग और थे मेरे साथ। फिर तो खुलो नीचे आके सामान वगैरह हुआ था पूरा। क्या क्या चोरी गया? मेरा चोरी गया है काउंटर से 2500 रुपये। और अन्य? और फिर नीचे गया मैं, नीचे अलमारी टूटी हुई थी। अलमारी में मेरा इतना बड़ा टीन का संदूक, उसमें मेरे पूजे के पैसे थे, चांदी के सिक्के थे, वो पूरे गायब। करीब कितने की चोरी है पूरी? मैंने पूरी मिला के मेरी 30,500 की चोरी हुई है। क्या चाहते हैं आप? हाँ, तो चोरी मिल जाए। खाने आज को डब्बा तो मेरे को मिला है भी, डब्बा भी शाम को मेरे को डब्बा मिला है, तो खेतों में पीछे पड़ा हुआ। उसमें 1 के 2 के सिक्के हैं 400-500 रुपये और पंजी दस्सी है वो मिले हैं। बाकी चांदी के सिक्के ले गए? चांदी के सिक्के और नोट पूरे गायब और काउंटर के 2500 रुपये पूरे गायब। इसके पहले भी वहाँ पे अपने चोरी हुई थी? हाँ, मेरे इसके पहले मेरा जेब से पर्स गया था पहले चोरी, वो बहुत पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। वाराणसी क्षेत्र के थानेगांव सिकंदरा के किसान अपनी बेमौसम हुई बारिश से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा शासन प्रशासन से मांग रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जनवरी फरवरी से मौसम के रुख में आए बदलाव की वजह से उनकी गेहूं, चना, धान, सरसों की फसल पर गहरा प्रभाव पड़ा, कभी बारिश की वजह से तो कभी ओलावृष्टि के कारण। ऐसे में प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई सर्वे फसल नुकसानी को लेकर नहीं कराया, जिसके जो लागत उन्होंने फसल लगाने में उगाई थी वो भी नहीं निकल पाई है। ऐसे में शासन प्रशासन को वर्तमान फसल का तो सर्वे करना चाहिए। हाल ही में हुई बारिश से रबी की फसल पर भी नुकसान पहुँचा और धान बालियाँ काली पड़ गई है। जी 5 करोड़ का फसल लगाए थे, मतलब 5 करोड़ की ज़मीन है, तो 5 करोड़ में हम तो 2 खंडी भी धान नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? अब पता नहीं, बीमारी की वजह से है कि ऊपर वाले की वजह से है। तो मैंने मौसम को भी सुना? हाँ, मौसम की वजह से। कोई अधिकारी आया था कि जांच करने? नहीं। करीब कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत हो गया ना जी, उतने से में तो हम कम से कम 5-6 हज़ार रुपये लगा दिए। फसल पे इसका जो लगातार जो बारिश हो रही है इसका प्रभाव पड़ रहा है और जो धान आ गया है तो धान अभी क्या है कि बारिश की वजह से रुका पड़ा है। इसमें भी क्या है कि कुछ बीमारी लगने का डर है। तो काला पड़ गया कहते हैं आपको? अभी काला तो नहीं पड़ा है। अभी क्या क्या बीमारी लग रही है? अभी तो फिर अभी क्या है, जैसी ऐसी अगर मौसम रहेगा तो सावर नहीं का डर रहता है।
लगभग 2 वर्षों से जिले के 7 कृषि उपज मंडी शासन से मिलने वाली मंडी शुल्क की राह देख रही है, लेकिन लाख जतन के बावजूद भी शासन के द्वारा लगभग 2 वर्षों से मंडियों को मंडी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते जहां एक और मंडियों में प्रतिमाह लगने वाले बिजली पानी सहित अन्य खर्च नहीं निकल पा रहे, वहीं दूसरी ओर मंडी शुल्क न मिलने से यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी को लगभग 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि लगभग 2 वर्षों से शासन के द्वारा जिले के सभी 7 मंडियों को मंडी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते सभी 7 मंडियों के करीबन 29,36,08,479 का मंडी शुल्क शासन के ऊपर बकाया था। अभी पिछले माह अप्रैल में जिला विपणन संघ के द्वारा सभी 7 मंडियों को कुल 3 करोड़ रुपए जारी किया गया था, जिसके बाद शासन पर 26,36,08,479 रुपए का मंडी शुल्क बकाया है, जिसका भुगतान किए जाने की मांग अधिकारी कर्मचारी के द्वारा की जा रही है। ठीक है, समर्थन मूल्य पर सोसाइटी के माध्यम से धान खरीदी होती है। इसका विपणन संघ पे बालाघाट जिले की 7 मंडी का करीब 29,36,08,479 रुपये 2 वर्ष का बकाया है, जिसमें से अभी अप्रैल में इन्होंने 3 करोड़ रुपए जिले को दिया, जिस कारण कर्मचारी 7 मंडी के कर्मचारियों को किसी को 10 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 6 महीने की जिले में पेमेंट नहीं हो पाई है अभी तक। अभी मात्र अप्रैल माह में 3 करोड़ रुपए जो मिला, उसमें से सभी मंडी कर्मचारी 2 महीने, किसी 3 महीने, किसी को 1 महीने की, इस टाइप से डिवाइडेशन होकर कर्मचारी को पेमेंट मिला है। ऐसे बालाघाट जिले की 7 मंडी मिला के करीब 80 से 90 कर्मचारी है जिनको ये पेमेंट की दिक्कत से झुलझना पड़ रहा है। अभी बकाया बालाघाट जिले का करीब 26 करोड़ रुपए समथिंग बकाया है। क्या दिक्कतें आती हैं जैसे कि समय पे भुगतान नहीं हो पा रहा? अब समय पे भुगतान नहीं हो रहा, जिस कारण कई कर्मचारी ट्रांसफर होकर बाहर से आए हैं, उनको किराए से रह रहे, किराया देना है, राशन लेना है, बच्चों की फीस भरना है, ये पूरा पूर्ति नहीं कर पाते कर्मचारी। जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कृषि उपज मंडी बालाघाट के सचिव मनीष मड़ावी ने बताया कि कुछ माह का वेतन हाल ही में कराया गया था और जो वेतन प्राप्त होना अभी बाकी है उसका भुगतान कर्मचारी को जल्द ही कराया जाएगा। संभवतः मई माह के 10 तारीख तक कर्मचारी को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। बिरसा थाना के मछुरदा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत लांजी रोड पर स्थित जाम पानी के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड किनारे खाई में गिर गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक चंद्रेश पिता मोहन मेरावी 22 वर्ष, ग्राम कोमो, मछुरदा निवासी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रेश जेसीबी मशीन का ऑपरेटर था। 2 मई की रात्रि 9 बजे करीब चंद्रेश मोटरसाइकिल में लांजी रोड धर्मशाला से अपने घर कोमो आ रहा था। तभी ग्राम जाम पानी के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड किनारे खाई में चली गई, जिससे चंद्रेश की मौके पर ही मौत हो गई। 3 मई को सुबह आने जाने वाले लोगों ने जाम पानी के पास रोड किनारे खाई में एक युवक की लाश देखी, जिसकी पहचान चंद्रेश मरावी के नाम से की गई। इस घटना की रिपोर्ट भारत मेरावी 42 वर्ष, ग्राम मछुरदा निवासी ने पुलिस चौकी मछुरदा में की थी, जहां से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर लाश को बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जांच की जा रही है। कैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिचोली निवासी रामसिंह पिता उदल कुमरे 57 वर्ष की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कृषक राम सिंह अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था। 2 मई को सुबह राम सिंह अपने खेत गया था और रात्रि में घर नहीं लौटा। 3 मई को उनकी पत्नी अरुणा कुमरे के खेत में जाकर देखा तो खेत में राम सिंह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जिसे तुरंत ही जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान शाम को राम सिंह की मौत हो गई। संभावना व्यक्त की गई कि राम सिंह ने किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई होगी। 4 मई को जिला अस्पताल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर जांच हेतु अग्रिम डायरी पुलिस थाना खैलांजी भिजवा दी गई। करीब 13-14 वर्ष बाद बोर्ड पैटर्न के आधार पर आयोजित कराई गई कक्षा 5वीं कक्षा 8वीं की परीक्षा में कॉपियों का मूल्यांकन कार्य जैसे तैसे पूर्ण तो हो गया, लेकिन अब परीक्षा परिणाम जारी करने में सर्वर एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जहां सामान्य हिंदी के 1228 बच्चों का नाम पोर्टल पर शो ही नहीं हो रहा है, जिसके चलते उन बच्चों के प्राप्तांक अंक सूची जारी नहीं हो रही, जिससे 5वीं 8वीं का रिजल्ट जारी करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब 8 मई के बाद कभी भी इसी कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं का रिजल्ट घोषित करने की संभावना जताई जा रही है।
आपको बताया कि जिले के नवेगांव हाई स्कूल में बनाए गए मूल्यांकन केंद्र में कक्षा 8वीं के करीब 42,197 कॉपियां जांचने के लिए आई थी, जहां केंद्र में कक्षा 5वीं के लिए 153 तो कक्षा 8वीं कॉपियां जांचने के लिए 181 विषयवार मूल्यांकनकर्ता लगाए गए थे। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम बच्चों की कॉपी जांचने के लिए निजी स्कूल के शिक्षकों को भी मदद ली गई थी। 14 अप्रैल से जारी मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स के चलते रिजल्ट तैयार नहीं हो पाया है। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों का मानना है कि उन्हें मूल्यांकन कार्य में खासी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद का काम पेचीदा है। मूल्यांकन के बाद शिक्षकों को पोर्टल पर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों के अंक अपलोड करने हैं। शुरुआत में शिक्षकों को अंक चढ़ाने में 5 से 10 मिनट लग रहे, वहीं सर्वर न चलने के कारण कभी कभी पूरा दिन काम ठप्प पड़ा रहता है। कॉपियों का मूल्यांकन करने वाले ज़्यादातर शिक्षकों का मानना है कि इस कार्य के लिए पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जबकि ज़्यादातर शिक्षक ऑनलाइन कार्य में दक्ष नहीं है। उनके पास तकनीकी में न तो कोई डिप्लोमा है और न ही उन्हें ज़्यादा तकनीकी जानकारी है। इस स्थिति में मूल्यांकन की जटिल प्रक्रिया के कारण शिक्षकों को दिक्कतें हो रही है। आपको बताया कि जिले में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं लगभग 13-14 साल बाद बोर्ड पैटर्न पर कराई गई। इन परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए, जहां पहली बार रिजल्ट जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जहां मूल्यांकन की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि शिक्षकों को उसे पूरा करने में पसीने छूट रहे हैं। जहां ज़्यादातर शिक्षकों को कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि से हर प्रश्न के अंक अपडेट करने होते हैं, वहीं इंटरनेट में दक्ष न होने के कारण शिक्षकों को खासी परेशानी हो रही है। जो पोर्टल एंट्री की बात सर ने अभी आपको बताई, इसमें मोबाइल से वैल्यूअर ने एंट्री कर चुका है, किंतु पोर्टल से जो अंक सूची निकलना है वो केवल सामान्य हिंदी कक्षा 8वीं की नहीं निकल पाती। उसके कारण हमारा मूल्यांकन केंद्र बाइंड अप होने की स्थिति में नहीं। मूल्यांकन तो पूरा हो गया है, लेकिन कक्षा 8वीं में एक दिक्कत ये आ रही है कि पोर्टल पर जो एंट्री है सामान्य हिंदी की वो नहीं हो पा रही है। ऐसे कितने बच्चे जिनकी एंट्री नहीं हो पा रही है? ये 1228 बच्चे।